नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम जियोग्राफी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। और आज हम डिटेल से सेक्शन को डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 144 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। 144 में पूछते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सा है, उस ग्रह का क्या नाम है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है उसका नाम है जुपिटर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, यानी कि बृहस्पति जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो मरकरी जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। मरकरी सबसे छोटा ग्रह जो है हमारे सोलर सिस्टम में जो है वो माना जाता है, इसको कहते हैं। अगर और भी ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट है। तो नियरेस्ट प्लेनेट जो है वो है वीनस प्लेनेट। और क्वेश्चन बनता है कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किस प्लेनेट को कहते हैं। तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार जो है ये भी वीनस को कहा जाता है। हॉटेस्ट प्लेनेट सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है, तो गर्म ग्रह जो है वो भी वीनस ही जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो आपके प्लेनेट से रिलेटेड बनते हैं, उनको आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 145 क्वेश्चन। बोलते हैं लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध जो है वहाँ पर सबसे बड़ा दिन जो है वो कौन सा होता है। देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो होता है 21 जून। 21 जून इनके ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब 21 जून का दिन जो है वो सबसे बड़ा दिन माना जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि 21 जून को और क्या होता है। तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है। अब इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को हुआ इस बार। 21 जून को जो ये योगा डे हुआ था, इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी योगा फॉर ह्यूमनिटी, यानी कि मानवता के लिए योग जो है ये इसकी थीम रखी गई थी। इसी के साथ ऐसा एक और क्वेश्चन बनता है कि शॉर्टेस्ट डे जो है वो कौन सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो शॉर्टेस्ट डे है वो है 22 दिसंबर। ये क्या है, जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर ये शॉर्टेस्ट डे है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसी दिन को जो है ये जो 22 सितंबर का दिन है, इसी दिन को जो है वो विंटर सोलेस्टाइस भी कहा जाता है। विंटर सोलेस्टाइस भी इसको कहते हैं। और ये जो है शॉर्टेस्ट डे भी है, लॉन्गेस्ट डे आपको पता चल गया, ये सब आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो मुख्य रूप से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अब देखो, आप ग्रीन हाउस गैसेस की बात करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जाम्पल आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। तो प्राइमरी जो मुख्य रूप से यानी कि मुख्य रूप से जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनमें एक तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ लिया। इसके अलावा कौन कौन सी होती हैं, इसके अलावा जो है यहाँ पर वाटर वेपर आ जाता है, इसके अलावा यहाँ पर मीथेन आ जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है और ओजोन आ जाता है। ये मुख्य रूप से जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज आपकी मानी जाती हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेज की जब बात हुई है तो ओजोन लेयर का आपने ज़रूर सुना होगा। तो पूछते हैं कि ओजोन जो है वो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी कौन सी लेयर में जो है वो प्रेजेंट है। आपको पता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये सभी लेयर्स हमारे पास एटमॉस्फेयर में है। तो ओजोन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ओजोन जो है वो प्रेजेंट जो है वो है स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में जो है वो ओजोन लेयर आती है। ओजोन लेयर का काम क्या होता है, इसका काम होता है जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उनको जो है उनसे जो है वो पृथ्वी को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो प्रोटेक्शन का काम करती है एक तरह से ये, जो अल्ट्रा वायलेट की जो हार्मफुल रेज होती हैं जो पृथ्वी की ओर जो है वो आती हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसका क्या नाम है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, इंडिया और पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसका नाम रेड क्लिफ लाइन है। मैकमोहन लाइन की बात करें तो ये लाइन जो है ये इंडिया और चाइना के बीच में जो है आती है, मैकमोहन लाइन जो आपकी है। मैकमोहन लाइन के अलावा ऑप्शन में डुरंड लाइन जो है वो दिया गया है। तो डुरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आती है। यहाँ पर एक और लाइन दी गई है, यहाँ पर मैगिनेट लाइन दी गई है। मैगिनेट लाइन जो है ये आपने ध्यान रखना है कि ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो है वो आती है। तो ये आप तो चार चार जो बाउंड्री इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन्स हैं वो तो आपको पता चल गया। इसके अलावा एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है, एक बार 49th पैरेलल लाइन पूछा गया था, कहाँ पर, शायद एचएस में पूछा गया था।
तो ये यूएसए और कनाडा के बीच में जो लाइन बनती है वो 49th पैरेलल लाइन जो है वो बनती है, वो आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा और कौन सी लाइन आप ध्यान रख सकते हैं, आपने जो ध्यान रखनी है लाइन्स वो 38th पैरेलल रख लीजिए। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो है ये लाइन पड़ती है। इसके अलावा आप कौन सी ध्यान रखेंगे, एक लाइन है हिंडनबर्ग लाइन। तो हिंडनबर्ग लाइन जो है ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में आती है। पोलैंड और जर्मनी के बीच में जो लाइन है उसका नाम है हिंडनबर्ग लाइन, और जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है उसका नाम मैग्नेट लाइन है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बाउंड्री लाइन्स के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन। एक दिन भी हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ओशियन पढ़ा था। तो लार्जेस्ट ओशियन जो है वो है आपका पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा, लार्जेस्ट ओशियन होने के साथ साथ ये डीपेस्ट ओशियन भी जो है वो वर्ल्ड का माना जाता है। तो पैसिफिक ओशियन एक तो लार्जेस्ट हो गया, एक तो डीपेस्ट ओशियन हो गया, ये आप ध्यान रखिए। आपने ध्यान रखना है स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है, स्मॉलेस्ट ओशियन है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन जो है वो सबसे छोटा ओशियन जो है वो माना जाता है, उनमें से एक है। अच्छा, तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, तीसरे नंबर पर लार्जेस्ट ओशियन आपको बताना है। अगर वो आपसे पूछ लिया जाए तो आपने ध्यान रखना है जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड का ओशियन माना जाता है। थर्ड जो लार्जेस्ट ओशियन है वो कौन सा माना जाता है, इंडियन ओशियन माना जाता है। अच्छा, कुछ टाइम पहले आपने स्विस कैनाल देखा होगा, स्विस कैनाल जो था वो काफ़ी चर्चा में थी। अब स्विस कैनाल चर्चा में थी तो ये किसको किसके साथ जोड़ती है, तो ये मेडिटेरियन सी को जो है वो रेड सी से जो है वो जोड़ती है। तो ध्यान रखना है स्विस कैनाल मेडिटेरियन सी को जो है वो जोड़ती है रेड सी से। आपने ओशियन से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट जानकारी याद रखनी है कि हमारा जो अर्थ का सरफेस है उसका जो है वो 71% एरिया जो है वो ओशियंस के द्वारा कवर किया जाता है। कितना, 71% एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये जो नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये किस भारतीय राज्य में जो है वो स्थित है। अगर हम नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में जो है वो पड़ता है, ऑप्शन ए सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। अब ये नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हमारा जो भारत है वहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और वहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपने क्या क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि कल्पाकम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है। कल्पाकम न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। एक आपने ध्यान रखना है काकरापर न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो काकरापर न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो गुजरात में स्थित है। एक आपने ध्यान रखना है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन तमिलनाडु में पड़ता है। अब तमिलनाडु में जो है एक मद्रास न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी पड़ता है, वो भी आप ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। एक काइगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन पूछा गया है जो कि कर्नाटका में पड़ता है, वो भी आपने ध्यान रखना है। एक इसके अलावा छोटे छोटे और भी हैं, जैसे कि हरिपुर हो गया, एक हरिपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, वो आप ध्यान रख लीजिए। गोरखपुर एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो हरियाणा में स्थित है, उसको भी ध्यान रख लीजिए। क्वेश्चन बनता है कि पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वो इंडिया में कब सेट किया गया था। तो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वो इंडिया में सेट किया गया था कौन से ईयर में, 1969 में। और सबसे लार्जेस्ट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन सा है, कहाँ पर है, कौन से इंडियन स्टेट में है, तो वो तमिलनाडु में जो है वो आपका पड़ता है। और बोलते हैं कि सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कौन सा है, वो है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ये जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये कहाँ पर स्थित है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये तमिलनाडु में जो है वो स्थित है। ये सब बेसिक क्वेश्चन यहाँ से हो गए। आगे बोलते हैं इरूला ट्राइब इरूला इज अ ट्राइब ऑफ। तो ये इरूला ट्राइब जो है ये तमिलनाडु की ट्राइब है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इरूला ट्राइब जैसे केरला में भी पाई जाती है, तमिलनाडु में भी जो है वो पाई जाती है। अगर ट्राइबल ग्रुप की बात करें, जैसे कि गद्दी ट्राइबल ग्रुप हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। एक गद्दी ट्राइबल ग्रुप के अलावा जो है एक वारली ट्राइबल ग्रुप है। वारली जो है ये ट्राइबल ग्रुप कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके महाराष्ट्र में। एक और भी है अंगमानी ट्राइबल ग्रुप। अंगमानी ट्राइबल ग्रुप जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, नागालैंड में जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा अंगमानी ट्राइबल के अलावा मुंडा ट्राइबल ग्रुप जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो मुंडा जो है मेजर आदिवासी ग्रुप है, ये झारखंड का आप इसको कह देंगे। और जनातिया एक ट्राइबल ग्रुप है, जनातिया हिल्स के बारे में भी आपने सुना होगा, तो ये मेघालय का जो है वो ट्राइबल ग्रुप है, मेघालय का ये ट्राइबल ग्रुप है, ये आपने ध्यान रखना है। एक मीणा ट्राइबल ग्रुप है, मीणा ट्राइबल ग्रुप जो है कहाँ का ट्राइबल ग्रुप माना जाता है, ये राजस्थान का ट्राइबल ग्रुप माना जाता है, या फिर है, ये आप कह लीजिए।
अगला क्वेश्चन वैसे तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो चलो आपके लिए ये क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन है मिनिमम एज टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। तो इंडिया का अगर वाइस प्रेसिडेंट किसी को बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज जो है वो कम से कम उम्र जो है वो कितनी रखी गई है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी होने वाले हैं। प्रेसिडेंट का प्रोसीजर तो आपने देख लिया, अब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, तो चलो मिनिमम एज आप बता दो। जब भी पॉलिटी का सेक्शन डिस्कस किया जाएगा हम डेफिनेटली इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछते हैं द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज। तो एटमॉस्फेयर की जो सबसे लोएस्ट लेयर है, निम्नतम परत जो है वो कौन सी है। तो वो लेयर की अभी बात कर भी रहा था, तो ट्रोपोस्फियर जो है वो लोएस्ट लेयर मानी जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अलावा और भी लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फियर हो गया, स्ट्रेटोस्फियर हो गया, मेसोस्फियर हो गया, थर्मोस्फियर हो गया, एक्सोस्फियर हो गया। परंतु अगर आप ट्रोपोस्फियर की स्पेसिफिक रूप से बात करेंगे तो पहले तो ध्यान रखना है कि ये लोएस्ट लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर की है। आपने एक और बात इस लेयर के बारे में ध्यान रखनी है, जितने भी मौसम से रिलेटेड चेंजेस होते हैं वो कौन सी लेयर में होते हैं, वो इसी लेयर में जो है वो होते हैं। तो जितने भी मौसम से रिलेटेड चेंजेस होंगे वो ट्रोपोस्फियर में जो है वो देखने को आपको मिलेंगे। मौसम से रिलेटेड चेंजेस कैसे हो गए, जैसे कि बारिश होना, थंडर स्टॉर्मिंग होना, ये सब चेंजेस जो हैं इस लेयर में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं साइरस क्लाउड्स आर जनरली फाउंड एट द हाइट ऑफ। तो उस मान्यता जो है वो, ये जो साइरस क्लाउड्स हैं ये किस हाइट पर जो है वो पाए जाते हैं। तो साइरस क्लाउड जो है वो जनरली कौन सी हाइट पर पाए जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो उसका सही आंसर है 6 to 12 किलोमीटर। 6 से 12 किलोमीटर की जनरली हाइट होती है, उसके बीच में ये साइरस क्लाउड्स जो है वो पाए जाते हैं। अच्छा, साइरस क्लाउड से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि हाई रेंज क्लाउड कौन से हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि क्लाउड्स हाई क्लाउड्स कौन से हैं, तो वो साइरस क्लाउड्स ही जो है वो सबसे हाई क्लाउड्स जो है वो माने जाते हैं। अच्छा, और क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं क्लाउड्स के बारे में। तो क्वेश्चंस जो क्लाउड्स के बारे में बनते हैं उनमें से एक क्वेश्चन बनता है कि थंडर स्टॉर्म क्लाउड कौन से हैं। वो अलग क्लाउड्स होते हैं जो थंडर स्टॉर्म्स लाते हैं, उनको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो है वो कहते हैं, जो थंडर स्टॉर्म क्लाउड जो है वो कहलाते हैं। और जो कंटिन्यूस रेन होती है, कंटिन्यूस रेन क्लाउड कौन से हैं, तो वो निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड जो है वो कंटिन्यूस रेन क्लाउड कह जाते हैं। और जो डेंस क्लाउड होते हैं, सबसे घने जो क्लाउड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको क्यूमुलस क्लाउड जो है वो कहा जाता है। वो आपने ध्यान रखना है। साइरस क्लाउड जो है इनकी हाइट आपको पता चल गई। आपने ध्यान रखना है कि ये क्लाउड जो है वो हमेशा सफ़ेद कलर के जो है वो कहलाते हैं। ये हमेशा सफ़ेद कलर के क्लाउड जो है वो होते हैं। और एक क्लाउड्स ऐसे भी आपने देखे होंगे जो कॉटन की तरह दिखते हैं। तो कॉटन वूल की तरह जो क्लाउड्स दिखते हैं वो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं। क्यूमुलस क्लाउड जो है वो कॉटन वूल की तरह दिखने वाले क्लाउड्स हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप क्लाउड्स के बारे में ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर में बोलते हैं द ओशियन विच हैज़ द ग्रेटेस्ट डेप्थ इज द। तो ऐसे ओशियंस का नाम बताना है जो जिनकी गहराई जो है वो सबसे अधिक है। तो ओशियंस जिनकी गहराई सबसे अधिक है वो है पैसिफिक ओशियन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी हमने ओशियंस के बारे में पढ़ा भी था। पैसिफिक ओशियन ध्यान रखना है कि ये ग्रेटेस्ट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके अलावा, अगर आपने अभी तक भी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। 20,000 100-200 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी वहाँ पर जुड़ जाइए ताकि आने वाले हर एक एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंट नोटिस या फिर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको वहाँ पर मिलती रहे, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्विज़ भी जो है वो प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।